नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी नदी की कहानी में उतर रहे हैं जो किसी किरदार की तरह है, जिसके कई रूप हैं, कई नाम हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की। हमारे सामने जो जानकारी है वो इसे एक दो-धारी तलवार की तरह दिखाती है। मतलब एक तरफ ये पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ मॉनसून में इसकी विनाशकारी बाढ़ एक सालाना कहर बन जाती है। तो आज हमारा मिशन एकदम साफ है। इस नदी की पूरी जीवनी को समझना, हाँ, इसके जन्म से लेकर इसके अंत तक, इसके बदलते नामों के रहस्य को सुलझाना और इसकी सहायक नदियों के विशाल नेटवर्क को खंगालना, ताकि सारी उलझनें दूर हो जाएं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भूगोल का पाठ नहीं है, ये एक कहानी है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये एक जीता जागता सिस्टम है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के पूरे लैंडस्केप को, वहां के लोगों के जीवन को, उनकी संस्कृति को, हर चीज को आकार देता है। सही कहा। और इसके नाम वो सिर्फ लेबल नहीं है, हर नाम इसकी यात्रा का एक नया अध्याय है जो उस इलाके में इसके बदले हुए रूप और महत्व को दिखाता है। ये एक नदी की आत्मकथा पढ़ने जैसा है। आत्मकथा, मुझे ये तरीका पसंद आया। तो फिर चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, इसके जन्म से। इसका सफर शुरू होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, चिमायोंगडंग ग्लेशियर से। जी हाँ, वहां ऐसे एक बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया गया है, यरलुंग त्सांगपो। ये नाम ही अपने आप में कविता जैसा लगता है। इसका कोई खास मतलब है? हाँ, और इसका मतलब बहुत गहरा है। तिब्बती भाषा में यरलुंग त्सांगपो का अर्थ है शोधक या द प्यूरिफायर। शोधक, द प्यूरिफायर। हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये नाम शायद इसकी पवित्रता की वजह से पड़ा, क्योंकि ये बर्फीले पहाड़ों से एकदम साफ और शुद्ध पानी लेकर आगे बढ़ती है। और तिब्बत में इसका स्वभाव भी बिल्कुल शांत है। अच्छा, ये वहाँ के ऊंचे और सपाट पठार पर करीब 1600 किलोमीटर तक बहुत धीरे धीरे शांति से बहती है, जैसे कोई साधु ध्यान में लीन हो। लेकिन जैसे ये भारत की सीमा के पास पहुंचती है, इसका पूरा चरित्र बदल जाता है। अच्छा, शांति से बहने वाली नदी का चरित्र कैसे बदलता है? बहुत ही नाटकीय तरीके से। भारत में घुसने से ठीक पहले ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक नामचा बरवा पर्वत से टकराती है, और यहाँ ये रुकती नहीं, बल्कि पहाड़ के चारों ओर एक जबरदस्त गहरा यू टर्न लेती है। एक यू टर्न? हाँ, और ये जो मोड़ है, ये दुनिया का सबसे गहरा महाखड्ड यानी गॉर्ड्स बनाता है। आप कल्पना कीजिए, एक शांत नदी अचानक एक विद्रोही की तरफ पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता बना रही है। वाओ! इसी मोड़ के साथ ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो भारत में इसका प्रवेश ही इतना तूफानी है, और यहाँ आते ही इसका नाम भी बदल जाता है ना? इसे दिहांग या सियांग कहा जाने लगता है। बिल्कुल। लेकिन जो नाम हम सब जानते हैं, ब्रह्मपुत्र, वो पहचान इसे कब और कहाँ मिलती है? वो भव्य नाम इसे क्यों दिया गया? देखिए, ये इसकी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। जब अरुणाचल के पहाड़ों से उतरकर दिहांग नदी असम के मैदानी इलाकों में पहुंचती है, तो इसका संगम दो और बहुत बड़ी और शक्तिशाली नदियों से होता है। कौन सी? दिबांग और लोहित। और ये सिर्फ एक संगम नहीं है, ये एक तरह का काया पलट है। इन दो नदियों का पानी मिलते ही दिहांग का आकार, इसकी चौड़ाई और इसमें पानी की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये एक नदी न लगकर एक बहता हुआ समुद्र लगती होगी। बिल्कुल, एक बहता हुआ समुद्र। इसी विशाल रूप को देखकर इसे ब्रह्मपुत्र की भव्य उपाधि दी गई, जिसका मतलब है ब्रह्मा का पुत्र। यानी ये नाम इसके विशाल और शक्तिशाली रूप को दर्शाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये नदी जब असम से आगे बढ़ती है तो एक बार फिर अपनी पहचान बदल लेती है। बिल्कुल, असम के मैदानों में बहने के बाद जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम फिर बदल जाता है और इसे जमुना कहा जाने लगता है। जमुना? हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। बांग्लादेश की ये जमुना नदी भारत की गंगा की सहायक नदी यमुना से पूरी तरह अलग है। अच्छा, ये एक जरूरी बात है। जी, नाम एक जैसे हैं, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग अलग नदियां हैं। ये वाकई एक नदी की कई पहचानों वाली यात्रा है। शोधक से दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र और अंत में जमुना। कमाल है। लेकिन आपने कहा कि ब्रह्मपुत्र नाम इसे इसकी सहायक नदियों से मिली शक्ति के बाद मिला। हाँ, ये सहायक नदियां ही इसकी असली ताकत है। तो चलिए इस पावर सोर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हाँ, और ये नेटवर्क बहुत विशाल है। समझने के लिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दाएं तट पर मिलने वाली नदियां और बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक।
बिल्कुल। दाएं तट की नदियां ज्यादातर हिमालय की ऊंचाइयों से आती हैं, जैसे सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता। ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट लेकर आती हैं। और यही गाद असम के घाटी को उपजाऊ बनाती होगी, है ना? हाँ, ये गाद खेती के लिए वरदान है। लेकिन यही इसका दूसरा पहलू भी है। जब मॉनसून में इन नदियों में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो यही पानी और गाद मिलकर विनाशकारी बाढ़ का कारण बनते हैं। मतलब नदी का तल ऊपर उठ जाता है। हाँ, नदी का तल गाद से भर जाता है और पानी किनारों को तोड़कर फैल जाता है। अब अगर हम बाएं सेट की नदियों को देखें तो इनमें दिवांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली प्रमुख हैं। ये नदियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और ब्रह्मपुत्र के विशाल रूप में बड़ा योगदान देती हैं, खासकर लोहित नदी, जिसका जिक्र आगे भी आएगा। ठीक है, लोहित का जिक्र हम याद रखेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे हाथ जो जानकारी लगी है उसमें एक ऐसे भौगोलिक अजूबे का जिक्र है जो इसी नदी से जुड़ा है। ये नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। हाँ, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। हाँ, और ये सच है। असम के मैदानों में ब्रह्मपुत्र इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसकी धारा कई हिस्सों में बंट जाती है और फिर कुछ दूर आगे जाकर वापस मिल जाती है। इस प्रक्रिया को ब्रेडेड रिवर कहते हैं। अच्छा, जैसे किसी ने नदी की चोटियां गूंथ दी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बंटवारे और मिलने के बीच में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा द्वीप के रूप में बच जाता है, जिसे माजुली कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। तो ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं। बिल्कुल, और यही माजुली की खासियत है। ये सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। वाकई? जी, ये नव वैष्णव संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां कई ऐतिहासिक सत्र मतलब मठ हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक नदी सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि इंसानी संस्कृति, आस्था और जीवन शैली को भी जन्म देती है और उसे पालती है। लेकिन ऐसे द्वीप पर रहना तो बहुत चुनौतीपूर्ण भी होता होगा। नदी हर साल अपनी दिशा बदलती है, कटाव करती है। बहुत ज्यादा। माजुली का अस्तित्व लगातार खतरे में रहता है। हर साल बाढ़ और कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। यहाँ के लोग एक ही साथ नदी के निर्माता और विनाशक दोनों रूपों के साथ जीते हैं। प्रकृति और इंसान के बीच का एक जीता जागता रिश्ता। बिल्कुल। ये तो सच में बहुत गहरा रिश्ता है। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्यों पर आते हैं जो हमारे उन श्रोताओं के लिए बहुत काम के हो सकते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का जिक्र है। हाँ, नेशनल वाटरवे 2। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्गों में से एक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में सदिया से लेकर धुबरी तक लगभग 891 किलोमीटर तक फैला हुआ है। काफी लंबा है। जी, ये जलमार्ग पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से जोड़ने, व्यापार करने और माल ढुलाई के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। सादिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, ये भी तो ब्रह्मपुत्र पर ही बना है ना? हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बारीक जानकारी है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। अच्छा। और ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो सामान्य ज्ञान को विशेषज्ञ ज्ञान से अलग करती हैं। ढोला सादिया पुल हालांकि ब्रह्मपुत्र के पूरे तंत्र का हिस्सा है, लेकिन हाँ, ये सीधे मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं बना है। अरे तो फिर? ये पुल ब्रह्मपुत्र की एक बहुत ही शक्तिशाली सहायक नदी लोहित के ऊपर बना है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ओ, तो ये लोहित नदी पर है। हाँ, ये पुल उन 2 जगहों को जोड़ता है जो ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से प्रभावित होती हैं, लेकिन बना ये लोहित नदी पर है। अरे वाह, ये तो वाकई ही एक गॉटशा फैक्ट है। मतलब पुल ब्रह्मपुत्र के लिए है पर ब्रह्मपुत्र पर नहीं है। ये एक बेहतरीन क्लैरिफिकेशन है। अच्छा, एक और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, इसका क्या मतलब है? ये भूविज्ञान की सबसे आकर्षक अवधारणाओं में से एक है और ब्रह्मपुत्र इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब है एक ऐसी नदी जो उस जमीन के उठने से भी पहले से बह रही है जिस पर वो बहती है। एक मिनट, जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में समझें तो ब्रह्मपुत्र नदी तब से बह रही है जब हिमालय का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था। क्या आप कह रहे हैं कि नदी पहाड़ों से भी पुरानी है? ये कैसे संभव है? ये बात तो दिमाग घुमा देती है। हाँ, ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ, तब ब्रह्मपुत्र वहां पहले से थी? बिल्कुल।
उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठते गए, ये शक्तिशाली नदी एक आरी की तरह उन्हें काटती रही और अपना रास्ता बनाए रखा। नामचा बरवा के पास वो जो दुनिया का सबसे गहरा महाखड्ड है, वो इसी संघर्ष का सबूत है। बिल्कुल। नदी ने हार नहीं मानी, उसने पहाड़ को चीर दिया। ये नदी सच में हिमालय से भी पुरानी है। ये तो अविश्वसनीय है। एक नदी जो पहाड़ों की गवाह है, उनके जन्म की भी और उनके कटाव की भी। तो इस महाकाव्य जैसी यात्रा का अंत कैसे होता है? इतना पानी, इतनी शक्ति, इतनी कहानियां, ये सब आखिर में कहाँ जाकर मिलती हैं? इसका अंत भी इसकी यात्रा की तरह ही भव्य है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जो अब जमुना बन चुकी है, भारत की एक और महान नदी से मिलती है। गंगा से? हाँ, गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये दो विशाल नदी प्रणालियों का महासंगम है। तो भारत की दो सबसे बड़ी नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र, आखिर में एक हो जाती हैं। हाँ, और जब जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और पद्मा यानी गंगा मिलती हैं, तो उनकी मिलीजुली धारा को एक नया नाम मिलता है, मेघना। मेघना? जी। ये पानी की एक अपार राशि होती है, जो फिर आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और समुद्र में मिलने से ठीक पहले ये विशाल जल राशि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने में मदद करती है। सुंदरबन डेल्टा? बिल्कुल, सुंदरबन डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, एक नदी जो तिब्बत में शोधक के रूप में एक शांत यात्रा शुरू करती है, भारत में पहाड़ों को चीरकर दिहांग के रूप में प्रवेश करती है, असम में सहायक नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र का महारूप लेती है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है और अंत में बांग्लादेश में जमुना बनकर गंगा से मिल जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में वो हिमालय से भी पुरानी होने का सबूत देती है। ये एक नदी नहीं, अपने आप में एक पूरा संसार है। बिल्कुल सही कहा। ये नदी प्रकृति की शक्ति और उसके लचीलेपन दोनों का एक अद्भुत प्रतीक है। इसका पूर्ववर्ती होना हमें सिखाता है कि पानी का निरंतर प्रवाह, अगर उसे लाखों साल का समय मिले, तो वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को भी आकार दे सकता है और अपना रास्ता बना सकता है। ये निर्माण और संघर्ष की एक अंतिम कहानी है। सही कहा। एक ही नदी के कितने अलग अलग रूप और कितनी परतें हैं। और इसी से जुड़ा एक विचार है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि एक नदी जो हिमालय से भी पुरानी है, हमें समय और दृढ़ता के बारे में क्या सिखाती है। जब भूवैज्ञानिक ताकतें धीरे धीरे हर सदी में कुछ सेंटीमीटर की रफ्तार से पहाड़ों को ऊपर उठा रही थी, तब भी इस नदी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और इंच दर इंच उसे काटती रही। ये प्रकृति में संतुलन और संघर्ष की कैसी अद्भुत कहानी है। ये शायद हमें यही सिखाती है कि धीमे लेकिन लगातार प्रयास के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी अंत में झुक जाती।